नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जब अमेरिका जैसे ग्लोबल पावर सेंटर का प्रेसिडेंट किसी मुलाकात के दौरान सीधे किसी नेशन के हेड से ये पूछता है कि क्या आपके देश में एक रेशियल कम्युनिटी को वायलेंटली टारगेट किया जा रहा है, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं होता बल्कि एक इंटरनेशनल संकेत होता है। और एग्जैक्टली यही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा के सामने व्हाइट जेनोसाइड का मुद्दा उठाया। Very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting, and we'll see how that turns out. But we have many people that feel they're being persecuted, and they're coming to the United States. And we take from many locations if we feel there's persecution or genocide going on. And we had a lot of people. I must tell you, Mr. President, we have had a tremendous number of people, especially since they've seen this. Generally, they're white farmers. And they're fleeing South Africa, and it's a very sad thing to see. But I hope we can have an explanation of that, because I know you don't want that. It's a kind of a different meeting. Normally we have meetings, we talk about trade, and we'll be talking about trade and other things. But that certainly will be a subject that comes up. इस इशू का डायरेक्ट कनेक्शन ना तो सिर्फ साउथ अफ्रीका की इंटरनल पॉलिसीज से है और ना ही ये कोई ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है। असल में यह मुद्दा उस ब्रॉडर वेस्टर्न नैरेटिव से जुड़ा है जो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और ग्लोबल डोमिनेंस से जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज में अफ्रीकन ओरिजिन के जो व्हाइट सिटीजन्स हैं, जिन्हें वहां अफ्रीकानर्स कहा जाता है, उनके साथ होने वाले इंसिडेंट को लेकर एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है जो ये दिखाता है कि मेजॉरिटी ब्लैक रूलिंग क्लास व्हाइट सिटीजन्स को सिस्टमेटिकली उनके लैंड्स और प्रॉपर्टीज से बाहर कर रहे हैं, और कई केसेज में तो एक्सट्रीम वायलेंस तक की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन इस पूरे नैरेटिव की रूट्स आज की गवर्नमेंट में नहीं बल्कि उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में है जिसने साउथ अफ्रीका को डीपली रेशियल लाइंस पर डिवाइड कर दिया। अगर हम थोड़ा अतीत में जाएं तो 20वीं सदी के एक बड़े हिस्से तक साउथ अफ्रीका में पावर पूरी तरह माइनॉरिटी व्हाइट कम्युनिटी के पास थी, जिन्होंने मेजॉरिटी ब्लैक पॉपुलेशन के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को पूरी तरह से सप्रेस किया। इसी डोमिनेंस के कारण लैंड, रिसोर्सेज और बिजनेस सिस्टम्स भी व्हाइट्स के कंट्रोल में थे। और जब वहां डेमोक्रेसी वापस आती है तो इस बैलेंस को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रेडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज पर काम शुरू किया। अब उसी प्रोसेस को आज कुछ वेस्टर्न मीडिया और फार राइट ग्रुप्स लैंड ग्रैबिंग और व्हाइट जेनोसाइड का नाम दे रहे हैं। लेकिन अब कोर क्वेश्चन ये है कि क्या सच में व्हाइट सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है या किसी रेशियल क्लींजिंग जैसा मामला है। इसका एनालिसिस करते वक्त यह समझना जरूरी है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में जेनोसाइड जैसे टर्म्स कैजुअली यूज नहीं होते। ये एक ऐसा चार्ज है जो किसी नेशंस की इमेज, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को सीधा इम्पैक्ट करता है। ट्रंप का यह स्टेटमेंट उस वक्त आता है जब साउथ अफ्रीका एग्रेसिवली चाइना, रसिया और दूसरे नॉन वेस्टर्न पावर्स के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज बना रहा था। ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर साउथ अफ्रीका की एसर्टिव प्रेजेंस अमेरिका की अफ्रीका पॉलिसी के लिए डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही थी। ऐसे में ट्रंप का ये एंगल उठाना एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक मूव माना जा सकता है, जिसमें न सिर्फ साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल प्रेशर में लाया जाए बल्कि इंटरनल डिसीजंस पर भी वेस्टर्न इंटरफेरेंस जस्टिफाई किया जा सके। रामाफोसा का रिस्पांस इस पूरे सीन में काफ़ी मैच्योर और सिंबॉलिक था। उन्होंने ट्रंप से कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई प्लान नहीं है। यह सिर्फ एक विटी लाइन नहीं थी, यह पॉलिटिकल सिग्नल था। साउथ अफ्रीका अब वो नहीं रहा जहां पॉलिसीज वेस्ट की परमिशन से बनती थीं। यह स्टेटमेंट सीधे उस माइंडसेट पर प्रहार था जहां अमेरिका खुद को ग्लोबल मॉडल अथॉरिटी मानता है, लेकिन सिलेक्टिवली। और यह पहली बार नहीं है जब कोई भी नॉन वेस्टर्न नेशन अपनी जमीन, पॉलिसीज और सॉवरेनिटी को लेकर इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगता है, तब सडनली वहां ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन और डेमोक्रेसी जैसे सब्जेक्ट उठाए जाने लगते हैं। यह पैटर्न काफ़ी पुराना है, जियोपॉलिटिक्स के नाम पर मॉरलिटी का वेपनाइजेशन। और यहाँ एक सवाल और उठता है, यह ह्यूमन राइट्स की चिंता किसके लिए है? अफ्रीका में दशकों तक मिलियंस ऑफ ब्लैक सिटीजन्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, फोर्स एविक्शन और सिस्टमेटिक एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते रहे हैं। लेकिन उस वक्त किसी वेस्टर्न नेशन ने जेनोसाइड जैसा टर्म यूज नहीं किया। लेकिन जब इकोनॉमिकली पावरफुल व्हाइट कम्युनिटी के लैंड राइट्स इंपैक्ट होने लगे तो वो ग्लोबल कंसर्न बन गया।
असल में यह पूरा मामला साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक पॉलिसी का नहीं बल्कि शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर का है। एक तरफ अफ्रीका है जो अब सिर्फ रिसोर्स हब नहीं बल्कि पॉलिसी मेकर बनना चाहता है, और दूसरी तरफ वेस्ट जो इस सॉवरेनिटी को स्टेबिलिटी और ऑपरेशन की डिफिनेशन में फिट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सवाल पूछा, वो सिर्फ एक प्रेस मोमेंट नहीं था, वो उस ग्लोबल चेस बोर्ड का हिस्सा था जहां पावर और नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। और ये इंसिडेंट हमें साफ दिखाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आज भी एथिक्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस पावर, इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटजी को दी जाती है। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका जैसे देशों को आज अपनी एवरी मूव पर न सिर्फ इंटरनेशनल क्लैरिटी रखनी होगी बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी फैक्ट, डिग्निटी और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना होगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, 2025 में दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर के निर्माण की घोषणा भारत के किस राज्य में की गई? ए पर है गुजरात, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।